Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Today we are going to do part 2 of the NCERT solution of chapter judiciary. In last class we have done four questions and I hope all those questions were completely clear to all of you. Today we are going to start from fifth question. So fifth question is asking from you, रीड द फॉलोइंग न्यूज रिपोर्ट्स. यहाँ पर भी न्यूज रिपोर्ट्स आपको गिवन है और आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल, कि कौन कौन से लेवल की गवर्नमेंट इस फंक्शन में इंगेज थी. आइडेंटिफाई द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट का रोल आपको आइडेंटिफाई करना है. बट एलिमेंट्स ऑफ द वर्किंग ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव कैन यू आइडेंटिफाई इट. कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो वर्किंग में है जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के, जिनको आप फाइंड आउट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो. या फिर आइडेंटिफाई द पॉलिसी इशू का आइडेंटिफाई करना है, मैटर रिलेटेड टू लेजिस्लेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ आर लॉ इन्वॉल्व्ड इन द केस. आपको बताना है इसमें लेजिस्लेशन से रिलेटेड कौन से मैटर रिलेटेड थे, इंप्लीमेंटेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ कौन कौन से केसेस में इन्वॉल्व है. राइट. सो अब देखो, सबसे पहले सेंटर दिल्ली जॉइन हैंड्स ऑन CNG इशू के रिगार्डिंग है ये रिपोर्ट. आपको समझ आया होगा. बाय आवर स्टाफ रिपोर्टर द हिंदू की रिपोर्ट है, हिंदू न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है. न्यू दिल्ली September 22, द सेंटर एंड द दिल्ली गवर्नमेंट टुडे अग्रीड टू जॉइंटली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट दिस कमिंग वीक. और ये रिपोर्ट क्यों? क्योंकि सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट ने दोनों अग्री हुए हैं किस चीज के रिगार्डिंग, कि वो जॉइंटली अप्रोच करेंगे सुप्रीम कोर्ट को फॉर द कमिंग वीक, इन द कमिंग वीक. फॉर किसके रिगार्डिंग? फॉर फेजिंग आउट ऑफ ऑल नॉन CNG कमर्शियल व्हीकल इन द कैपिटल. किसके लिए? ताकि वो जितने भी नॉन CNG व्हीकल्स हैं उनको क्या करेंगे, वो फेजिंग आउट करेंगे उसके रिगार्डिंग, यानी कि वो कैपिटल से उन सबको एक टाइप से बाहर निकाल देंगे, है ना. अब देखो उसके बाद फिर क्या है, तो आफ्टर दैट they also decided to seek a dual fuel policy. अब उन्होंने क्या बोला, कि उन्होंने बोला है कि अब वो क्या करेंगे, ड्यूअल फ्यूल मतलब ईंधन जो जलता है ना, फ्यूल जैसे पेट्रोल हो गया, तो क्या करेंगे, वो ड्यूअल फ्यूल पॉलिसी डिसाइड करेंगे फॉर द सिटी इंस्टेड ऑफ पुटिंग द एंटायर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑन द सिंगल फ्यूल मोड. या फिर वो क्या करेंगे, एक ड्यूअल मतलब डबल वाली फ्यूल पॉलिसी बनाएंगे सिटी के लिए, किसकी बजाय एक एंटायर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो बना हुआ ना सिंगल फ्यूल मोड, उसके बजाय वो क्या करेंगे, डबल फ्यूल यानी ड्यूअल फ्यूल पॉलिसी डिसाइड करेंगे, विच वॉज फुल ऑफ डेंजर्स एंड वुड रिजल्ट इन डिजास्टर. और ये क्या हो सकता है, विच ये फुल ऑफ डेंजर्स है या फिर इट विल रिजल्ट इन डिजास्टर. राइट. अब उसके बाद इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू डिस्करेज द यूज ऑफ CNG बाय प्राइवेट व्हीकल ऑनर इन द कैपिटल. और ये क्या था, ये डिसाइड किया टू डिस्करेज कर दे यूज ऑफ CNG बाय प्राइवेट व्हीकल ऑनर्स इन द कैपिटल. ठीक है, मतलब वो कैपिटल में इनका यूज डिक्रीज करें, डिस्करेज करें. बोथ गवर्नमेंट वुड प्रेस फॉर अलोइंग द यूज ऑफ 0.05% लो सल्फर डीजल फॉर रनिंग ऑफ द बसेज इन द कैपिटल. अभी आपको अमाउंट्स दी गई हैं कि वो इतने परसेंट सल्फर डीजल यूज कर सकते हैं फॉर रनिंग ऑफ बसेज इन द कैपिटल. In addition, it would be pledged before the court that all commercial vehicle which fulfill the Euro 6 standards should be allowed to ply in the city. और क्या बोला गया, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो फुलफिल करते हैं Euro 6 स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फुलफिल करते हैं, वो अलाउ होंगे सिर्फ किसके रिगार्डिंग, कि वो सिटी में अप्लाई हो सकते हैं, मतलब सिटी में वो यूज हो सकते हैं, सिटी में वो रन कर सकते हैं. Though both the center and state would file separate affidavits, दिस वुड कंटेन कॉमन पॉइंट्स. और हालांकि क्या होगा, दोनों जो गवर्नमेंट्स हैं वो अलग अलग सेपरेट एफिडेविट हलफनामा बोलते हैं जिसको, वो अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे और ये क्या करेंगे, लेकिन दोनों में क्या होंगे, कॉमन पॉइंट्स होंगे. द सेंटर वुड ऑल्सो गो आउट द सपोर्ट द दिल्ली गवर्नमेंट स्टैंड ऑन द इशू कंसर्निंग एंड सेंटर वुड ऑल्सो गो आउट, मतलब सेंटर किसके लिए जाएगा, सपोर्ट करने के लिए जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट के इशू को जो उसने कंसर्निंग पॉइंट रखा है. राइट, CNG के रिगार्डिंग. दिस डिसीजन वर टेकन एट अ मीटिंग बिटवीन द दिल्ली चीफ मिनिस्टर मिस्टर शीला दीक्षित एंड द यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर मिस्टर राम नायक. ये डिसीजन कब हुए, कि जब दिल्ली की चीफ मिनिस्टर कौन थी, शीला दीक्षित जी, और यूनियन पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मिनिस्टर कौन थे, मिस्टर राम नायक. फाइन.
अब जो शीला दीक्षित said that the central government would request the court that in view of the high powered committee appointment under Dr. R.A. Mashelkar to suggest an auto fuel policy. अब उन्होंने क्या बोला, शीला दीक्षित जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी कोर्ट से किसके रिगार्डिंग, इन द व्यू ऑफ हाई पावर्ड कमेटी. जो हाई पावर्ड कमेटी उसने क्या बोला था, उसने बोला था जो लीडरशिप में बनी थी अंडर दी डॉक्टर R.K. माशेलकर, और उन्होंने क्या सजेस्ट किया था, एक ऑटो फ्यूल पॉलिसी सजेस्ट की थी. और ये किसके लिए होनी चाहिए, शीला दीक्षित ने क्या बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे कोर्ट के सामने कि पूरी की पूरी कंट्री में अप्लाई होनी चाहिए. It would be appropriate to extend the deadline as it was not possible to convert the entire 10,000 old bus fleet into CNG during the prescribed time frame. Right? और इन्होंने क्या बोला कि it would be appropriate, और ये सबसे अच्छा क्या होगा कि इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दो. क्यों एक्सटेंड कर दो, क्योंकि जितना टाइम पीरियड गिवन है उसमें CNG में सारे के सारे व्हीकल्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. राइट? उसके बाद क्योंकि 10,000 ओल्ड बसेज हैं और ओल्ड बसेज में पोल्यूशन ज्यादा होगा, इसलिए इनको क्या बोला गया था कि इनको टाइम पीरियड दे दो, कुछ टाइम पीरियड तक ये क्या करेंगे, वो CNG में कन्वर्ट करा लेंगे खुद को, लेकिन वो टाइम पीरियड कम है. द माशेलकर कमेटी इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months. और जो माशेलकर कमेटी है उसको अपनी 6 months के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी थी. तब ये कंसर्निंग पॉइंट था. अब उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने क्या बोला, सेड टाइम वाज रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द कोर्ट डायरेक्टिव्स. अब इन्होंने ये किसके रिगार्डिंग, भाई एटलीस्ट टाइम दो हमें उन चीजों के रिगार्डिंग. तो चीफ मिनिस्टर ने क्या बोला कि टाइम इस चीज के लिए रिक्वायर्ड है. रेफरिंग टू द कोऑर्डिनेटेड approach on the issue, Ms. Dixit said that it would take into account the detail about the number of vehicles to run on CNG, eliminating long queue outside. और इसके अलावा उन्होंने क्या बोला कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारी डिटेल्स चाहिए होंगी, है ना, क्योंकि बहुत सारे अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि बहुत सारे व्हीकल्स क्या होंगे, क्यू में खड़े होंगे, रो में खड़े होंगे CNG के लिए. CNG फिलिंग स्टेशन, द CNG फ्यूल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिल्ली एंड द वेज एंड मींस टू इंप्लीमेंट द डायरेक्टिव्स ऑफ द कोर्ट. तो इसके लिए आपको देखो, अगर मान लिया आप शिफ्ट हो रहे हो किसी चीज की तरफ, तो पहले तो आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि क्या आपके पास उसके लिए रिसोर्सेज हैं. मतलब आप अगर CNG पे आप स्टेशन पे CNG के स्टेशन पे सिर्फ लाइन ही लगा दो तो उसका तो कोई बेनिफिट नहीं है. राइट? तो आपको क्या है, आपको कुछ चीज टाइम की रिक्वायरमेंट है ताकि उन पॉलिसीज को प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया जाए. राइट? द सुप्रीम कोर्ट हैड रिफ्यूज्ड टू रिलैक्स द ओनली CNG नॉर्म्स फॉर द सिटी बसेस बट सेड इट हैड नेवर इंसिस्टेड ऑन CNG फॉर टैक्सीज एंड ऑटो रिक्शास. अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, रिफ्यूज कर दिया रिलैक्स देने से. राइट? और क्या बोला, द ओनली CNG नॉर्म्स फॉर द सिटी बसेस, किसके रिगार्डिंग, सिटी बसेस के रिगार्डिंग, बट सेड इट हैड नेवर इंसिस्टेड, कि किसके नहीं, मतलब टैक्सीज और ऑटो रिक्शा के लिए इंसिस्ट नहीं किया उन्होंने CNG के लिए. Ms. Naik said the center would insist on allowing use of low sulfur diesel for buses in Delhi, as putting the entire transportation system depend on CNG would prove to be disastrous. अब मिस्टर नायक ने क्या बोला, जो पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या बताया कि हमें क्या करना चाहिए, हम CNG के बजाय हम क्या बोल दें कि हम जिसमें लो सल्फर होता है ना डीजल में, हम उसको यूज करने की परमिशन दे सकते हैं उसका, क्योंकि देखो उसका बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि सारी की सारी अगर आप दिल्ली को, सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को आप CNG की तरफ रखते हो तो वो क्या हो सकता है, डिजास्टर्स हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है ना, क्योंकि CNG में कई बार क्या होता है, बस्ट होने के चांसेस भी हो जाते हैं. और इतनी CNG, सबसे पहले तो इतने सर्विस स्टेशन आपके पास होने चाहिए, है ना, उतने CNG फिलिंग स्टेशन आपके पास होने चाहिए, वरना क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा. सो वेयर द पीपल विल बी गोइंग. So the capital relied on pipeline supply for CNG and any disruption would throw the public transport system out of gear. और उन्होंने क्या बोला कि एक पाइपलाइन सिस्टम होना चाहिए CNG के लिए. और अब देखो, क्योंकि अगर कोई भी डिसरप्शन होगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को गियर से बाहर निकाल देगा. ऑफ कोर्स इट इज करेक्ट, क्योंकि इतनी पब्लिक है दिल्ली में, और अगर वहां पे वो सिस्टम ही इंप्लीमेंट नहीं हो पाया प्रॉपरली, अगर फ्यूल की अवेलेबिलिटी नहीं, तो हाउ द व्हीकल्स विल बी एबल टू रन. समझ आया? केस आपको क्लियर है? बेसिकली केस किसके रिगार्डिंग है, CNG के रिगार्डिंग है व्हीकल्स में, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर दिया था एक टाइप से कि CNG की तरफ शिफ्ट होना है. बट यहां पर फिर कंसर्निंग पॉइंट्स आए किसके, गवर्नमेंट के, कि अगर ऐसा होगा तो पहले तो हमें अपने चैलेंजेस देखने पड़ेंगे ना, क्योंकि एकदम शिफ्ट होने का जो चांस है वो डिजास्टर्स हो सकता है. राइट? सो दिस वाज द केस. आई होप आपको क्लियर है. अब वापस आओ क्वेश्चंस पे. आइडेंटिफाई द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल. अब कौन कौन सी गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व थी, तो ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द दिल्ली गवर्नमेंट. क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे थी, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे आपने पढ़े ना, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ही वाज रिप्रेजेंटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द दिल्ली गवर्नमेंट बोथ वर इन्वॉल्व. दिल्ली से आप लोगों ने शीला दीक्षित जी का नेम पढ़ा.
सेकंड, आइडेंटिफाई द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल था? देखो, द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज टू सी दैट द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्शन एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल शुड बी इन ट्रू विद द पैरामीटर्स ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल रिजिम्स। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जो हमारी एक्शन होना चाहिए ना सेंटर और स्टेट लेवल पे, वो क्या होना चाहिए? एक ट्यून में होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि सेंटर किसी और तरफ जा रहा है और स्टेट्स किसी और तरफ जा रहे, कैपिटल सिटी किसी और तरफ जा रहे हैं। तो मतलब एक ऐसी, क्योंकि देखो अगर आपको पोल्यूशन को कंट्रोल करना तो सिर्फ सेंटर के बेसिस पे नहीं हो सकता। अगर आपको सिटी में किसी भी जगह में, पूरी कंट्री में अगर आपको एनवायरनमेंट को फ्री करना है पोल्यूशन से, तो किसी एक लेवल के साथ तो नहीं हो सकता ना। इसलिए आपको एक ट्यून में रहना पड़ेगा पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, राइट। आफ्टर दैट और क्या है उसके बाद, व्हाट एलिमेंट्स ऑफ द वर्किंग ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव कैन यू आइडेंटिफाई इट? कौन से एलिमेंट हैं जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के वर्किंग में है जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो अब देखो, और अच्छा इसी का बचा हुआ अभी, अब देखो अब एक ट्यून की क्यों जरूरत है आप लोगों को सेंट्रल स्टेट की? If not, it has to see the government should comply with these parameters. Example, the Supreme Court had asked for phasing out all CNG vehicles on 22nd September 2001 within a week. मतलब इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में उन्होंने बोला था फेज आउट करने के लिए सारे के सारे नॉन CNG व्हीकल्स को विद इन अ वीक. But some difficulties arose in this implementation. Hence, the Supreme Court later breathed to the government that it had never insisted on CNG and taxis and auto rickshaw, but it refused to relay the only CNG norms for the city buses. मतलब अब देखो उन्होंने एक बार तो क्या वर्डिक्ट बोली कि हमें 2001 तक 22 सितंबर तक सारे के सारे नॉन CNG व्हीकल को फेज आउट करना है. बट फिर उन्होंने क्या बोला कि ये जो इंप्लीमेंटेशन हो रही है ये पॉलिसी, ये टैक्सीज के ऊपर कभी नहीं है, ऑटो रिक्शाज के ऊपर कभी नहीं है, ये किसके ऊपर है? बसेस के रिगार्डिंग है, राइट. अब आपसे पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट का, आपसे पूछा गया था व्हाट एलिमेंट्स ऑफ द वर्किंग ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, की कैसे वर्क हो रहा है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच का, वो आपको आइडेंटिफाई करना है. तो देखो कैसे वर्किंग हो रही थी. द सुप्रीम कोर्ट वाज कंसर्न्ड about the environmental degradation in the city and to stop delaying to the cities of Delhi government. अब देखो सुप्रीम कोर्ट की कंसर्न क्या है? सुप्रीम कोर्ट की कंसर्न है एनवायरमेंट, और क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी काम भी कराना है. उनको लग रहा है क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट टाइम मांग रही है तो उनको लग रहा है कि डिले के चांसेस हैं, राइट. तो सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न क्या है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन स्टॉप होना चाहिए और डिले भी रुकना चाहिए. It had come heavenly and had directed for phasing out all non-CNG commercial vehicles in the week. और इसलिए इसने क्या डिसीजन दे दिया कि एक वीक के अंदर अंदर सारे के सारे नॉन CNG व्हीकल्स को बाहर निकाल दो, राइट. अब उसके बाद आपको फिर क्या गिवन है? उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपसे इस पैराग्राफ से, आइडेंटिफाई द पॉलिसी इश्यूज. कौन से पॉलिसीज इशू थे? मैटर कौन से रिलेटेड थे? लेजिस्लेशन से, इंप्लीमेंटेशन और इंटरप्रिटेशन से, लॉ जो इस लॉ से रिलेटेड है इस केस में. अब देखो कौन से थे. It is the duty of the government to ensure a pollution-free environment, है ना, on the basis of check and balance approach between the executive and judiciary. कि आप लोगों को यही तो बताना कि कौन कौन से केसेस इन्वॉल्व थे टाइप से. तो यहाँ पर जो आपको हमारी कंट्री के गवर्नमेंट का रोल दिखा वो क्या, उसको इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट होने से बचाना है. फिर एक चेक एंड बैलेंस भी बनाना है. कैसे कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में आपने चेक और बैलेंस देखा, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में देखा ना. और जुडिशरी का क्या देखना है? द जुडिशरी हैज टू सी दैट द गवर्नमेंट डज नॉट बाईपास इट्स कमिटमेंट्स. क्योंकि जैसे वो टाइम मांग रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? विद इन अ वीक ओनली, है ना. तो उनको क्या पता है कि वो टाइम लिमिट्स को बाईपास ना करें. और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फॉलो इफ द गवर्नमेंट डज नॉट कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कोर्ट की अवहेलना, कोर्ट की अवमानना, मतलब आपने कोर्ट की बात को नहीं माना, राइट. अगर गवर्नमेंट कुछ चीजों को फॉलो नहीं करती तो ये भी बता सकता है कि इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने कोर्ट की कंटेम्प्ट की और उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है, राइट. तो ये वाले केसेस इसमें इन्वॉल्व थे. फाइन, आई होप यहां तक क्लियर है आपको. अब देखो उसके बाद, द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट अबाउट इक्वेडोर. इक्वेडोर के बारे में आपको स्टेटमेंट गिवन है. व्हाट सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन द एग्जांपल्स एंड जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया. अब आपको एक कंट्री इक्वेडोर, इक्वेटर के पास इसका नाम इक्वेडोर है, ठीक है. आपको बताना कि कौन सी सिमिलैरिटीज और कौन से डिफरेंसेस हैं जो आपको फाइंड आउट होते हैं यहां पर हमारे और वहां के जुडिशियल सिस्टम के बीच में. तो स्टेटमेंट क्या गिवन है? इट वुड बी हेल्पफुल इफ अ बॉडी ऑफ कॉमन लॉ और जुडिशियल प्रेसिडेंट एग्जिस्टिंग दैट वुड क्लैरिफाई अ जर्नलिस्ट राइट. मतलब ये हेल्पफुल होगा यदि आप एक कॉमन लॉ के थ्रू एक जुडिशियल प्रोसीजर हो, है ना, वो क्लैरिफाई करे कि जर्नलिस्ट के राइट क्या होने चाहिए,
मतलब आप क्या पब्लिश कर सकते हो, कितना पब्लिश कर सकते हो, किसके अगेंस्ट में पब्लिश कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली इक्वेडोर्स कोर्ट डू नॉट वर्क दैट वे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, इक्वेडोर के कोर्ट्स उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे हैं। जजेस आर नॉट फोर्स्ड टू रिस्पेक्ट द रूलिंग ऑफ हाईएस्ट कोर्ट इन द प्रीवियस केसेस। और जजेस आर नॉट फोर्स्ड, उनको फोर्स भी नहीं किया जाता रिस्पेक्ट करने के लिए। जजेस आर नॉट फोर्स्ड टू रिस्पेक्ट द रूलिंग ऑफ हायर कोर्ट राइट इन द प्रीवियस केसेस। मतलब जैसे मान लो हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट को हम क्या बोलते हैं कि यूनिफॉर्म लॉ इंप्लीमेंट होते हैं ना, कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दे दी, जो डिसीजन दे दिया, वो एज एविडेंस वर्क करता है राइट। दूसरे जो हाई केसेस होते हैं, सॉरी हाई कोर्ट्स होते हैं, लेकिन यहां पे क्या वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। अनलाइक द यूएस, द अपीलेट जज इन इक्वेडोर नीड नॉट प्रोवाइड अ रिटन डिसीजन एक्सप्लेनिंग द लीगल बेसिस ऑफ अ रूलिंग। अब देखो साउथ अमेरिका में या फिर यूएसए में, कहां की तरह, यूएसए की तरह नहीं है क्या, एक अपीलेट जज इन इक्वेडोर नीड नॉट, उसको जरूरत नहीं है प्रोवाइड अ रिटन डिसीजन एक्सप्लेनिंग, एक रिटन वाली एक्सप्लेनिंग की जरूरत नहीं है लीगल बेसिस ऑफ द रूलिंग राइट। अ जज में रूल वन वे टुडे एंड द अपोजिट वे इन द सिमिलर केस। मतलब हमारी कंट्री में देखो क्या होता है, हम उस केस का हवाला दे सकते हैं। जैसे मान लिया हमारी कंट्री में क्या होता है कि अगर कोई बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लॉइट करेगा तो हम क्या बोलेंगे, केशवानंद भारती केस में ये जजमेंट हुई थी, तो हम उस केस का हवाला देके हम अपने बात को प्रूव कर सकते हैं राइट। अब देखो जैसे मान लिया हमारी कंट्री में क्या होता है, जैसे एक टाइप से जो इंटरनेट है, तो इंटरनेट को भी हमने फंडामेंटल राइट दे दिया, और ये कहां दिया था, केरला हाई कोर्ट ने बोला था। तो अब हम अगर इस बात को प्रूव करना चाहते हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज द वर्डिक्ट ऑफ केरला हाई कोर्ट, और उसके अकॉर्डिंग ये चीजें हैं, तो आप भी इंप्लीमेंट करो। लेकिन यहाँ सिस्टम कैसा है, यहाँ सिस्टम ये है कि अगर आज मैंने कोई डिसीजन दे दिया ना, तो कल को हो सकता है ऐसा ही कोई सिमिलर केस है, बट उसमें वो डिसीजन डिफरेंट दे सकते हैं। समझ आया? सो विदाउट एक्सप्लेनिंग व्हाई, और उनके ऊपर ये क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि आपने उस केस में तो ऐसा बोला था, तो अब लॉ कैसे चेंज हो गया राइट। सो नो सिमिलरिटी इज फाउंड इन द एग्जांपल बिटवीन इक्वेडोर एंड इंडिया। हमारी कंट्री और इक्वेडोर में क्यों सिमिलरिटी आपको नहीं मिलती। अब देखो हमारी कंट्री में क्या सिस्टम है, आई थिंक आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ गया होगा राइट। इन इंडिया जुडिशियल डिसीजन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्म ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ मेकिंग। एज आई टोल्ड यू कि हमारी कंट्री में हमने एक बार जो लॉ बना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जो वर्डिक्ट दे दी, वो एज अ प्रूफ वर्क करेगी कि ये डिसीजन उस कोर्ट में हुआ था, उस पर्टिकुलर केस में ये डिसीजन लिया गया था, तो उसको एज अ एविडेंस रखेंगे ना, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था राइट। एज अ रिकॉर्ड उसको रखेंगे। तो हमारी कंट्री में तो ऐसा नहीं है ना कि एक केस में आप सेम बात के लिए कोई और डिसीजन ले रहे हो और दूसरे केस में आप सेम बात के लिए कोई और डिसीजन दे रहे हो। दैट्स नॉट पॉसिबल इन इंडिया राइट। The judges give their own interpretation to decide the case to expand or modify law। और हमारी कंट्री में देखो यहां बोला गया था विदाउट एक्सप्लेनिंग व्हाई। इक्वेडोर में क्या था, उनको एक्सप्लेन ही नहीं करना ना कि क्यों वो चेंज करना चाहते हैं, बट हमारी कंट्री में क्या है, उनको इंटरप्रिटेशन देनी पड़ेगी कि वो कौन से केस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, किसी लॉ को मॉडिफाई करना चाहते हैं, व्हाई दे आर विलिंग टू डू सो, बिकॉज वी आर हैविंग जुडिशियल रिव्यू ना। हालांकि हमारी कंट्री में जुडिशियल अपने डिसीजन को भी रिव्यू करेगी, बट दे विल बी गिविंग एक्सप्लेनेशन फॉर दैट राइट। उसके बाद द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर ऑफन कोटेड बाय लॉयर्स विद इफेक्ट एंड अथॉरिटी। और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, वो क्या करते हैं, कोटेड बाय लॉयर्स विद इफेक्ट एंड अथॉरिटी। उनकी वर्डिक्ट को यूज करेंगे ना भाई। अगर मान लिया कोई दो लॉयर केस लड़ रहे हैं, तो अगर सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है, हाई कोर्ट की वर्डिक्ट है, तो वो अपने केस को उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज करेंगे ना, कि इस स्टेटमेंट में ये बोला था हाई कोर्ट ने, इस स्टेटमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था। सो दे विल बी यूजिंग इट टू मेक देयर केस मोर स्ट्रॉन्ग राइट। उसके अलावा इन द एग्जाम्पल गिवन अबव, इट वुड बी हेल्पफुल इफ अ बॉडी ऑफ कॉमन और जुडिशियल प्रोसीडिंग एग्जिस्टेड टू क्लैरिफाई द जर्नलिस्ट राइट। और इस एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, ये हेल्पफुल हो सकता है कि एक ऐसी कॉमन बॉडी बना दो जुडिशियल प्रोसीजर से रिलेटेड, जो करती है कि जर्नलिस्ट के राइट क्या होने चाहिए। फाइन। अब देखो यहां पे क्या है, अब इन इक्वेडोर द जुडिशियरी डज नॉट वर्क इन द सेम मैनर। हमारी कंट्री की तरह जुडिशियरी वहां पे वर्क नहीं करती है। हैंस जुडिशियल डिसीजन डू नॉट बिकम द प्रेसिडेंट एंड द जज मे रूल वन वे टुडे एंड द अदर वे टुमारो विदाउट एक्सप्लेनिंग व्हाई। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन इसका क्या है कि हमारी कंट्री में हम हर एक चीज के लिए लॉजिकल रीजन फाइंड आउट करते हैं, हर एक चीज के लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, बट यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, तो जजेस विदाउट एनी काइंड ऑफ गिविंग एक्सप्लेनेशन दे आर एबल टू चेंज देयर डिसीजंस। दिस इज द प्रॉब्लम विद इक्वेडोर। फाइन, यहां तक आपको क्लियर है, आई होप। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ अब देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली इस चैप्टर में।
I know this can be tough, but if you are able to understand now, if you are able to understand the functioning of judiciary, I think you are able to give the answers. अब देखो, read the following statements, match them with different jurisdiction of Supreme Court, can exercise. अब देखो, आपको कुछ केसेस बताने हैं कि इसमें से आप लोगों ने पढ़े थे ना सुप्रीम कोर्ट के, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ये अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, राइट? तो आपको वही बताने हैं. तो सबसे फर्स्ट आपको देखो क्या बोला गया है. फर्स्ट आपको बोला गया, द गवर्नमेंट वांटेड टू नो इफ इट कैन पास अ लॉ अबाउट द सिटीजनशिप स्टेटस ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. आपको देखो क्या बोला गया है, आपको बोला गया कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो पूछना चाहती है, वो जानना चाहती है कि जो हमारी लॉज हैं सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, तो क्या वो पाकिस्तान के जो रेजिडेंट्स हैं, जो पीओके में वाले एरिया में है, तो उनकी सिटीजनशिप के रिगार्डिंग अगर कुछ लॉ बनाने हैं तो उसके रिगार्डिंग उनको गवर्नमेंट को कुछ जानना है. तो ये देखो, ये क्या होगा बेसिकली, ये होगा उसका सुप्रीम कोर्ट, है ना? क्योंकि देखो हमारी कंट्री की नेशनलिटी से रिलेटेड है, नेशन का इंपॉर्टेंस है इसमें, इंडिया का इंपॉर्टेंस है. तो ये बेसिकली कहां जाएगा, दिस केस विच. अब देखो, अगर यहां पे देखो क्या होगा, अब यहां पे देखो आपको नीचे आपको एक्सप्लेनेशन भी गिवन है. सेकंड आपको गिवन है, इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट अबाउट द रिवर कावेरी एंड द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वांट्स टू अप्रोच द कोर्ट. अगर रिवर्स के बीच का डिस्प्यूट है और उस पे कोर्ट पे जाना चाहती है तमिलनाडु की गवर्नमेंट, उसमें कौन सा जुरिस्डिक्शन होगा? उसके अलावा कोर्ट रिजेक्ट द अपील बाय पीपल अगेंस्ट द एविक्शन फ्रॉम द डैम साइट. और कोर्ट रिजेक्ट कर देता है अपील को, मतलब अगर कोई हाई कोर्ट में अपील गई कि डैम बन रहा था, डैम साइट थी और वहां पर लोगों के राइट्स का वायलेट हो रहा है, और उसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं कोर्ट उनकी अपील को रिजेक्ट कर देता है. तो अब क्या होगा, अब देखो 3 जुरिस्डिक्शन होती हैं, एक होती है ओरिजिनल, एक होती है अपीलेट और एक होती है एडवाइजरी, राइट? ओरिजिनल कौन सी? द केसेस व्हिच कैन बी डायरेक्टली कंसीडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट्स इज अर्लियर. ओरिजिनल मतलब कौन से? ऐसे केसेस जो जाएंगे ही डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में, वो लोअर कोर्ट्स में जाएंगे ही नहीं, वो होते हैं आपके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. अपीलेट कौन से होते हैं? द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट टू अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट्स, बट इट शुड बी सर्टिफाइड दैट द केस इज फिट फॉर अपील. अपीलेट में कौन सा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी कंट्री में हाईएस्ट अपील के लिए फॉरम है, राइट? बट वो केस तब जाएगा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जब एक्चुअल में सर्टिफाइड हो कि जो वो डिसीजन है, जो एक पर्टिकुलर से वो केस है, वो फिट है अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में. उसके बाद एडवाइजरी ऑफ कोर्स नेम से क्लियर है, द प्रेसिडेंट कैन रेफर एनी मैटर विच इज ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट बट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द एडवाइस एज इट इज. और एडवाइजरी कौन सा होता है? जब प्रेसिडेंट हमारी कंट्री के ये सोचते हैं कि कोई मैटर है जिसके रिगार्डिंग क्या है, हमें सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो जो डिसीजन होता है ना, वो एक टाइप से वो डिस्कशन बाहर निकल के आता है, वो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है कि उसको उस डिसीजन को मानना ही होता है. तो अब इस बिहाफ पे आप लोगों को बताना है कि कौन से केस में कौन सी जुरिस्डिक्शन यूज हुई है. देखो, फर्स्ट आपको बताना है कि जो केस था किसके रिगार्डिंग, हमारी कंट्री की सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, राइट? क्योंकि वो जानना चाहती है गवर्नमेंट. अब देखो, जानना चाहती तो इट मींस वो क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले रही है. समझ आया? तो अब देखो, द गवर्नमेंट वांटेड टू नो इफ इट कैन पास अ लॉ अबाउट द सिटीजनशिप स्टेटस ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर. इट इज एन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. एडवाइजरी क्यों? क्योंकि वो कुछ जानना चाह रहे हैं ना, एडवाइस लेना चाहते हो, क्योंकि दे वांटेड टू नो, राइट? इसीलिए अब ये कौन सा केस होगा? अब ये होगा हमारी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का, जिसमें हमारी गवर्नमेंट जो है जेएनके की, वो एडवाइस लेना चाह रही है हमारी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट से. फाइन. उसके बाद सेकंड आपसे पूछा था जो डिस्प्यूट है, रिवर का डिस्प्यूट है ना? तो अब देखो, हमने क्या पढ़ा था कि देखो, अगर स्टेट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट है, सेंट्रल स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट है, तो डिसीजन डायरेक्ट कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे. याद आ रहा है? तो अब देखो, इन ऑर्डर टू रिजोल्व द डिस्प्यूट अबाउट रिवर कावेरी, द गवर्नमेंट ऑफ द तमिलनाडु वांट्स टू अप्रोच द कोर्ट. इट इज एन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. अब देखो, ओरिजिनल क्यों है? ओरिजिनल इसीलिए है क्योंकि ये वाला डिसीजन कहां पे जाएगा डायरेक्टली, ये वाला केस जाएगा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि देखो दो स्टेट्स के बीच का कन्फ्लिक्ट है, तो उसको हाई कोर्ट में आप लेकर ही नहीं जाओगे, क्योंकि तमिलनाडु के साथ कन्फ्लिक्ट है. अगर मैंने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कन्फ्लिक्ट है, तो तमिलनाडु का कोर्ट तमिलनाडु के फेवर में डिसीजन देगा, आंध्र का कोर्ट उसके फेवर में डिसीजन देगा. इसीलिए हमने क्या किया, इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया हुआ है, इनको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में डाला हुआ है, राइट? उसके बाद फाइनली आपसे पूछा था, कोर्ट रिजेक्ट द अपील बाय द पीपल अगेंस्ट द एविक्शन फ्रॉम द डैम साइट.
यानी कि जो डैम्स कंस्ट्रक्ट हो रहा था उसके रिगार्डिंग लोगों ने जब अपील की तो कोर्ट ने उनकी डिमांड्स को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब देखो ये क्या है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, राइट। अब देखो कोर्ट रिजेक्ट द अपील बाय पीपल अगेंस्ट द एविक्शन फ्रॉम द डैम साइट, इट इज एन अपीलेट, क्योंकि वहां पर वो लोग ऑलरेडी अपील कर चुके हैं। समझ आया, लोगों ने कहीं पर ऑलरेडी अपील की बट उस अपील के बाद उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो अगर एक जगह के डिसीजन से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो अब वो अपील कहीं ना कहीं और करेंगे ना, तो ये डेफिनेटली कौन सा हो जाएगा, अपीलेट जुरिस्डिक्शन। समझ आया? आई होप यहां तक आपको ये भी क्लियर है कि हमारी कंट्री में जुरिस्डिक्शन कितने टाइप की होती हैं, और इसके अलावा आपको ये भी पता चला कि कैसे जुरिस्डिक्शन को आपको कैटेगराइज करना है। I hope till here everything is completely clear to all of you, but if you are having doubts you can ask your doubts in comment section. We will meet in next video, because if we are going to do in this video only, the video can be too long and you will not be able to understand the questions also. So rest of the question we will do in next video. Till then keep revising, try to understand everything and definitely stay connected. Thank you. Thanks a lot.